पिछले वीडियोस देखने के बाद क्या आपके मन में ये प्रश्न आया, अगर थॉट विचार खुद अपने मैकेनिकल और मशीनी नेचर को नहीं देख सकता, हम या मैं जो करता है वो अगर थॉट के मैकेनिकल नेचर को नहीं देख सकता, तो फिर क्या है जो देख सकता है? ईशा उपनिषद में कहा गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान और ब्रह्म अनंत है। और अनंत को देखने के लिए सामान्य दृष्टि नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए। और शायद यही अंतर्दृष्टि थॉट के पूरे मैकेनिकल नेचर को देख सके, उसकी पूर्णता में किसी एक विचार के मैकेनिकल नेचर को नहीं, बल्कि विचार, संपूर्ण मानव विचार के मैकेनिकल नेचर को देख सके। क्या इसी अंतर्दृष्टि को भगवान शिव का तीसरा नेत्र सिंबलाइज करता है? इस चर्चा की गहराई में उतरने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सर्कल में, अपने मित्रगणों और अपने सोशल सर्कल में शेयर करें। धन्यवाद। ये सारे वीडियोस एक श्रृंखला में हैं। अगर आप किसी वीडियो से लिंक उसके पिछले वीडियो में जाना चाहते हैं तो आप वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर ये जो आई का आइकन बना है वहाँ क्लिक करें। जैसे कि इस वीडियो के पिछले वीडियो को देखने के लिए मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूँ और मैं आ जाता हूँ इसके पिछले वाले वीडियो पर। मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार इस वीडियो के पिछले वाले वीडियो तक पहुँचने के लिए मैं आई आइकन का प्रयोग कर सकता हूँ। जैसा कि कहा कि वीडियोस एक श्रृंखला में है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि वीडियोस को एक साथ देखा जाए। वीडियोस को शुरू से देखने के लिए आप चैनल के पेज पर विजिट कर सकते हैं और चैनल का पेज आपको वीडियो के ठीक नीचे मिलेगा। कैपिटल जे के बगल में जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत, उस पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर आ जाएंगे, जहां आपको सारे वीडियोस क्रमबद्ध दिखेंगे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और पहले वीडियो से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये सारे वीडियो श्रृंखला में हैं, तो वीडियोस को पूरी तरह ग्रहण करने के लिए वीडियोस को शुरू से देखें और पूरा देखें। ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो है और ये तीसरा वीडियो है। इसी प्रकार आप स्क्रॉल करें तो अंतिम वीडियो तक आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस यात्रा में साथ जुड़ें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम विचार कर रहे थे कि क्या हो जिससे पता चले कि थॉट मैकेनिकल है। थॉट मैकेनिकल है ये तो हम कई तरह से देख चुके हैं, लेकिन इसके मैकेनिकल होने का जो एक्चुअलिटी है, जो रियलाइजेशन है, वो कैसे हो, सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं लेकिन उसके बाहर जो हमारे जीवन में आ सके। तो दोस्तों, इस प्रश्न को डील करने से पहले हमें इस पर विचार करना चाहिए कि ये कौन रियलाइज करे कि थॉट मैकेनिकल है। तो ऐसे पहली बार पूछने में तो बड़ा स्पष्ट जवाब है, कौन रियलाइज करे कि थॉट मैकेनिकल है? हम करेंगे और कौन करेगा? क्या यह सही जवाब है दोस्तों? क्योंकि हमने जैसे ही कहा कि हम करेंगे तो वहां वो कर्ता भाव आ जाता है, जिसके बारे में अपने अपने पिछले वीडियो में बात करी। तो दोस्तों, अगर इसको इस ढंग से समझे, हम जब बड़े हो रहे थे या अभी भी हमारे आसपास कितनी बार हमें इस तरह का ज्ञान मिला जहां हमें यह बताया गया कि आप जो काम कर रहे हैं आप सिर्फ उसी काम पर फोकस करें। जब हम बच्चे थे तो क्या हमें नहीं कहा जाता था, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, जब आप खेल रहे हैं तो सिर्फ खेल पर फोकस करें, क्लास में हैं तो क्लास पर फोकस करें। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी क्या इसी तरह की का विमर्श नहीं चलता कि आप अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हैं तो वहाँ पे अपना पूरा जान लगाएं, फिर वापस जब घर आएं तो बस अपना मोड बदल दें और वापस से फैमिली टाइम हो जाएं, आप फैमिली मैन हो जाएं। ऑफिस में ऑफिस मैन रहें, फिर वापस आकर फैमिली मैन हो जाएं। वीकेंड्स में फिर से आपके ऊपर है, आप फैमिली मैन होना चाहें या अपने जॉब में प्रोग्रेस के लिए किसी और तरह का
कारोबार करने के लिए कुछ और करना चाहते हैं तो आप वो करें। तो बेसिकली आप जो कर रहे हैं सिर्फ उसी काम पर फोकस करें, बाकी कुछ दिमाग में ना आने दें। कितनी स्पष्ट और कितनी सिंपल सी बात है दोस्तों। क्या वाकई में ये इतनी सिंपल बात है? अगर ये इतनी सिंपल बात होती तब तो समस्या ही कहां थी। न मैं ये वीडियो बना रहा होता और ना शायद इस तरह की बातों में हम होते। इस तरह की बातों में जो नहीं भी हैं वो भी क्या, जो तथाकथित रूप से पूरी एनर्जी के साथ सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो क्या लाइफ के हर पक्ष में फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं। हम अगर बहुत सफल लोगों का भी उदाहरण लें, जिनके बारे में तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की, क्या हम उनके व्यक्तिगत जीवन में जाकर देख सकते हैं कि क्या वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पूरी तरह कॉन्फ्लिक्ट फ्री हैं? क्या इसका कोई प्रमाण है हमारे पास? और अगर प्रमाण ना भी हो दोस्तों, तो क्या हम ये नहीं पाते कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आसपास हम रहना चाहते हैं, जिनके पास रहने में हमें अच्छा लगता है। तो जो भी सफल लोग हैं, जो बड़े सफल लोग हैं, हम में से कितने लोग ये दावा कर सकते हैं कि उनके आसपास रहना हमें अच्छा लगता है? हाँ, ये जरूर है कि उनसे हमें कुछ सीखना है, अपने किसी मतलब से हम उनके पास जाएंगे, लेकिन क्या हम उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं? अगर हम उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो जो बड़े लोग 90 घंटे और 70 घंटे काम करने की बात करते हैं, उस पर तो लोगों को बड़ा खुश होना चाहिए था कि इस महान आत्मा के साथ, इस महान आदमी के साथ हमें काम करने का 90 घंटा मौका मिलेगा इसके छत्र छाया में। तो क्या वजह है कि वो व्यक्ति जो मटेरियल वर्ल्ड में भी इतने सफल हैं, हो सकता है कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में कॉन्फ्लिक्ट रखते हो या ना रखते हो, लेकिन अगर वाकई में वो हर हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट फ्री थे तो उनके आसपास के जो लोग हैं, हम जैसे जो कॉमन लोग हैं, उन्हें अच्छा लगना चाहिए था उनके साथ समय बिताने में। जैसे कि अगर आप किसी व्यक्तित्व को पसंद करते हैं, अगर आपका कोई फेवरेट मूवी स्टार है, तो शायद आप उसके साथ, आपका सपना हो उसके साथ समय बिताना। अगर आप आध्यात्मिक रुझान के हैं तो किसी गुरु के साथ आपको समय बिताना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो तथाकथित मटेरियल वर्ल्ड में सफल लोग हैं, क्या हम वाकई में इनके साथ समय बिताना चाहते हैं? अगर ये वाकई में होता तो इस बात पर किसी को कोई शिकायत नहीं होती कि भाई आप 90 घंटे काम करें, आप 100 घंटे काम करें, आप 70 घंटे काम करें। लेकिन इन चीजों पर जो आउटक्राई है वो हमें क्या बताता है? वो हमें यही बताता है कि भले ही आप कितने भी सफल इंसान हों, लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी नहीं आपकी छत्र छाया में टाइम बिताने का। मैं अपना काम करूंगा, वापस आऊंगा। तो जो सफल लोग भी हैं वो भी ऐसी वाइब्स क्यों नहीं डेवलप कर पाते कि लोग उनके पास आना चाहते हैं? और जिस बात से हमने शुरुआत की थी कि हमें जो कहा जाता है कि आप ये काम करें और उस काम पर पूरा फोकस करें, फिर वो काम खत्म हो जाए तो दूसरे काम पर फोकस करें, तो मिला जुला कर इस तरह के विमर्श में भी नोशन वही है कि थॉट मैकेनिकल है और आप इसे बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक मोड से दूसरे मोड में स्विच कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन ये विमर्श होते हुए भी हमारे लिए समस्या सॉल्व नहीं होता। और हमने इन सफल लोगों का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस तरह का जो सामाजिक विमर्श है, जो ट्रेनिंग्स में दी जाती है, जो एजुकेशन में दी जाती है, हम ये मानते हैं कि ये लोगों ने उन विमर्श को पूरा फॉलो किया है और ये अपने काम में पूरा फोकस रखते हैं, और फिर जब इनका काम खत्म हो जाता है तो ये अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पूरा फोकस रखते हैं। तो बड़े ही मेथोडिकल लोग हैं। इनके बारे में किताबें लिखी गई हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो 10-10 नाम उनके मुंह पर रहता है कि ये सफल है, वो सफल है। तो हमने उनका भी उदाहरण लिया। अगर वो फिलॉसफी फॉलो करके भले ही मटेरियल वर्ल्ड में उन्होंने सफलता हासिल कर ली, लेकिन जैसा कि हमने देखा, वो अपने आसपास वो वाइब तो डेवलप नहीं कर पाए जो लोगों को निस्वार्थ, बिना किसी मतलब उनकी तरफ आकर्षित करे। तो ये जो सामाजिक विमर्श है, ये काम करता हुआ तो नहीं दिखता। हो सकता है ये साइकोलॉजिकली कुछ सेटिस्फाई हमें कर दे कि नहीं, आज से हम ऐसा करेंगे। अच्छा, उस व्यक्ति ने वैसा किया, वो कितना सफल हुआ, मैं भी उसको देखकर वैसा करूंगा। तो ना कि वो व्यक्ति हम जानते हैं कि वास्तविक
रूप में जीवन के मामले में कितना सफल है। हो सकता है वो अपने काम में सफल हो, लेकिन जीवन में उसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो, पारिवारिक जीवन में उसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो। अगर जीवन और अपने पर्सनल लाइफ में वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नहीं भी है, तो भी वो ऐसी वाइब नहीं डेवलप कर पा रहा कि उसके आसपास के लोग उसके पास बैठना चाहें बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के। तो ये विमर्श में जो समाज में चलता है, एजुकेशन में चलता है, हालांकि ये नोशन है कि थॉट मैकेनिकल है, क्योंकि आपको ऐसा ही कहा जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में फोकस करें, फिर अपना मूड स्विच कर लें, जैसे कि कोई स्विच है और आपने ऑन ऑफ कर दिया। नोशन यहां भी थॉट के मैकेनिकल होने का है, लेकिन फिर भी ये काम करता हुआ नहीं दिखता। तो दोस्तों, इस पे हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि ये काम करता हुआ क्यों नहीं दिखता। मेरे हिसाब से इसका जवाब हमारे पिछले 2 वीडियोस में है। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि क्या थॉट ये समझ सकता है कि वो मैकेनिकल है, और हमने काफी लंबी बातचीत के बाद ये देखा था कि थॉट खुद से ये नहीं समझ सकता कि वो मैकेनिकल है। अब थॉट के खुद को समझने का क्या मतलब है? जैसे हमें बोला जाता है कि अभी आप ये काम कर रहे हो और ये काम जब खत्म हो जाए तो इमीडिएटली अपना मूड स्विच कर लो और आप दूसरा काम करने लग जाओ। तो ये मैं थॉट को ट्रेन कर रहा हूं या थॉट खुद को ट्रेन कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि मेरा पैटर्न बदल रहा है। थॉट का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन हम फिर थॉट के दूसरे स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। तो थॉट ही जब खुद को देखना चाहेगा तो वो ऐसे ही काम करेगा। और थॉट किसके जरिए काम करेगा? अहम के जरिए, मैं के जरिए। जैसे हम जब भी ये संवाद कर रहे हैं तो हम बार बार मैं शब्द का यूज करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। और हमने एक वीडियो में इस मैं या कर्ता भाव की भी बात की। तो क्योंकि हम में वो कर्ता भाव है और क्योंकि हम थॉट के जरिए थॉट को करेक्ट करना चाहते हैं, विचार के जरिए विचार को ही कनेक्ट करना चाहते हैं, तो एक मशीन दूसरे मशीन को तो करेक्ट नहीं कर सकती। एक मशीन को चलाने के लिए हमें किसी दूसरे आदमी की जरूरत है। एक मशीन दूसरे मशीन को भी नहीं चला सकता जब तक कि दोनों मशीनों में कोई लिंक ना हो, कोई प्रोग्रामिंग ना हो कि एक मशीन के स्टार्ट होने से दूसरा मशीन स्टार्ट हो जाए। जब तक ऐसा कोई प्रोग्रामिंग ना हो तो खुद से एक मशीन दूसरे मशीन को कैसे चला सकता है? तो उसी प्रकार एक थॉट अपना स्वरूप बदल के अगर दूसरा थॉट ही बन जाए तो वो भी तो मैकेनिकल ही रहेगा। तो हो सकता है कि मैं इस तरह के विमर्श में खुद को ट्रेन करूं और उस हैबिट को बना लूं कि नहीं, अभी मैं जो काम कर रहा हूं बस वही काम करूंगा। मैं जब घर जाऊंगा तो मैं वो पूरा शट मैं कर लूंगा, अपने दिमाग को शट कर लूंगा अपने ऑफिस के काम से और फैमिली मैन बन जाऊंगा। चलो, मैंने इसको अपनी हैबिट बना भी ली, लेकिन फिर भी वो एक दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ थॉट है। मैंने एक हैबिट बनाया है, कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ। थॉट ने एक तरह की मैकेनिकल नेचर छोड़कर दूसरा तरह का मैकेनिकल नेचर पकड़ लिया, बदला कुछ भी नहीं। और दूसरा कारण कि यहां मैं है कि मुझे करना है, कर्ता भाव है। तो इन दोनों वजहों से कि यहां कर्ता भाव है और यहां पर अहम है, और दूसरी चीज कि हम थॉट के जरिए ही थॉट को करेक्ट करना चाहते हैं, इन दोनों वजहों से इस तरह का विमर्श, इस तरह की ट्रेनिंग और कितने सारे सेल्फ हेल्प बुक मार्केट में बिकते हैं, लेकिन हम दुनिया, समाज या व्यक्तिगत स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं देखते। तो दोस्तों, मेरी वजह में उसका असली कारण यही है कि थॉट के नेचर पे कोई इंक्वायरी नहीं करता। हम जीवन को समझने की कोई इंक्वायरी नहीं करते, और इसीलिए हमको लगता है कि हम थॉट से ही थॉट को करेक्ट कर लेंगे और हम कर लेंगे, उस कर्ता भाव में कर लेंगे। तो दोस्तों, ये तो हुई इस समस्या की बात कि क्यों इस तरह के विमर्श थॉट के मैकेनिकल नेचर को समझने के जो दुनिया में चलते हैं वो नहीं चलते। अब हमें इसकी गहराई में उतरने के लिए हमने ये तो कह दिया कि कर्ता भाव नहीं है, अहम नहीं है। तो जब कर्ता भाव भी नहीं है, अहम नहीं है, थॉट भी खुद को मैकेनिकल नहीं समझ रहा, तो कौन समझ रहा है? कौन समझे? तो दोस्तों, जब हम इस प्रश्न की इस गहराई तक पहुंचते हैं तभी अध्यात्म का मार्ग खुलता है और तभी हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। जैसे कि ये जो आत्मनिरीक्षण है, आत्मनिरीक्षण
अपने थॉट के मैकेनिकल नेचर को पहचानने की। तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? क्या हमें कोई ऐसी दृष्टि चाहिए जो थॉट द्वारा विकसित नहीं हो, एक ऐसा इंसाइट जो थॉट द्वारा विकसित नहीं हो बल्कि डायरेक्ट हो? और हम बात करते रहे हैं डायरेक्ट परसेप्शन, डायरेक्ट इंसाइट, और जब तक ये डायरेक्ट परसेप्शन और डायरेक्ट इंसाइट, ये दृष्टि पूरे थॉट के मैकेनिकल नेचर को देखने की, सिर्फ एक पार्ट ऑफ थॉट को नहीं, पूरे थॉट को, सारा ये देखने की कि सारा थॉट एक ही है, जब तक ये परसेप्शन, ये दृष्टि ना हो तब तक तो ये संभव ही नहीं। और दोस्तों, इसी बात को समझने के लिए मैं भगवत गीता के एक श्लोक का उदाहरण लूं, जिसमें अर्जुन के साथ संवाद में भगवान कृष्ण उसे समझाते हैं, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजिनीतो नायम हंति न हन्यते। जो आत्मा को हत्यारा समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञान में हैं। आत्मा न किसी को मारती है न मारी जाती है। तो दोस्तों, इस श्लोक में चलिए हम आत्मा वर्ड को अगर हटा भी दें तो किसी एवरलास्टिंग चीज का नोशन है जो न किसी को मारती है न किसी के द्वारा मारी जाती है। तो ये जो एवरलास्टिंग चीज का नोशन है, इसको क्या हम थॉट से ग्रैस्प कर सकते हैं? और शायद थॉट को दी गई प्रधानता की वजह से हम इस तरह के श्लोकों में भी विचारों का ही यूज करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं समझ लेते हैं एक ऐसी एंटिटी है जो आत्मा है, जो हर व्यक्ति में है, और वो कुछ हमसे अलग है, कुछ तो अलग है, तो हमने वहीं पे पृथकता बना दिया। और क्योंकि हम उसको थॉट के एंगल से सोच रहे हैं, तो इसलिए जो भी पुराने ज़माने के जो टीवी सीरियल हैं उसमें भी हम ऐसा ही देखेंगे, कुछ तो ज्योति सा हृदय से निकल रहा है और फिर जाकर शायद किसी और शरीर में प्रवेश कर रहा है। इस तरह के चित्रण भी दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये जो श्लोक है इसमें हमने जो आत्मा है उसको कुछ तो और समझ लिया, कुछ तो ऐसा समझ लिया जो शायद, क्योंकि हम सामान्य मानव है तो सामान्य मानव से उठ के आत्मा कुछ है, जीवात्मा कुछ है, उसके बाद परमात्मा कुछ है, तो ये सबकी हायरार्की बना दी थॉट में। लेकिन अगर इन सब चीजों को इधर रखकर, साइड रखकर हम देखें तो ये है क्या? ये कोई एक ऐसी चीज है जिसका नाश नहीं होता, जो खत्म नहीं होता। तो इसको किसी भी हाल में थॉट का यूज करके तो हम नहीं समझ सकते। ये तो वो अंतर्दृष्टि या वो परसेप्शन ही देख सकता है कि ऐसा क्या है जो निरंतरता में बना रहता है, ऐसा क्या है कि हमारा शरीर नष्ट होता रहता है लेकिन जीवन चलता रहता है। तो ये कॉन्टिन्यूटी का बोध तो शुरू से ही है। तो इस कॉन्टिन्यूटी को देखने का परसेप्शन, जो वो परसेप्शन है, वही शायद ये देख सके कि थॉट मैकेनिकल है। अब यहां पे अगर हम पुराणों की कुछ स्टोरी का भी सहारा लें इस नोशन को समझने के लिए, तो जो समुद्र मंथन की कहानी है, जिसमें कि देवता और दानवों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि हम समुद्र में मंथन करेंगे। जैसे मट्ठे को महा जाता है, समुद्र को हम एक बड़े से पहाड़ से उसको शेक करेंगे, उसको मथेंगे, तो समुद्र के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो सब हमें मिलेंगे और वो आधा आधा बांटे जाएंगे। जैसे जैसे जो पदार्थ निकलेगा वो देवता और दानव में बांटे जाएंगे। तो दोनों का ही स्वार्थ था इसमें कि सबको लग रहा था कि कितनी मूल्यवान वस्तुएं निकलेंगी और हम उसका भोग करेंगे। जो टिपिकल थॉट का एक्शन है कि मुझे जो मूल्यवान वस्तुएं हैं वो मिलेंगी और मैं उनका सेवन करूंगा। और जब वहां पर समस्या आती है उसको मथने की, तो पर्वत भी निर्णय कर लिया जाता है कि शायद मंदराचल पर्वत का यूज करके, और भगवान शिव के कंठ पे जो वासुकी नाग रहता है उस नाग से उस पर्वत को लपेट के एक जो टग ऑफ वॉर जैसा होता है, दोनों देवता और दानव समुद्र को मथेंगे। लेकिन जो पहाड़ है वो तो किसी एक तरफ भी गिर सकता था। तो पहाड़ को बैलेंस करने के लिए भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेते हैं कि
जो कच्छप के ऊपर वो पर्वत रखा रहेगा उससे वो हिलेगा नहीं, शेक नहीं करेगा, एक धरातल पर वो बस मथाता रहेगा। जैसे मट्ठे को महने के लिए हम एक बर्तन का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार मंदराचल पर्वत रेस्ट करेगा भगवान विष्णु के उस कच्छप अवतार के ऊपर। तो दोस्तों, अगर हम इस कहानी को भी लें तो यहां पर ये तो एक पौराणिक कथा है, लेकिन इसमें बात क्या है कि अगर हम अभी क्या कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, मन का मंथन कर रहे हैं। हमने मन का मंथन करके देखा कि विचार तो मैकेनिकल हैं। अब कौन देखे कि ये विचार मैकेनिकल हैं? अब इस मंथन में अगर ठहराव ना हो, कोई संतुलन ना हो, तो ये हर जगह जाएगा, ये रैंडम थॉट का रूप लेगा। मैं थोड़ा सा इसको सुन लूंगा, थोड़ा सा ये किताब पढ़ लूंगा और एक फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं पाल लूंगा, लेकिन फिर मैं कंफ्यूजन में ही रहूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे संतुलन चाहिए। जैसे भगवान विष्णु ने जो कच्छप रूप धारण किया और उस मंथन को संतुलन दिया। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है? उस संतुलन की। जब तक ये संतुलन की क्वालिटी नहीं होगी तो ये जो इंसाइट है या ये जो परसेप्शन है वो आ ही नहीं सकता। और दोस्तों, ये जो संतुलन की क्वालिटी है, इसमें मॉडर्न साइंस का भी नोशन है, जिसे हम मॉडर्न साइंस के लैंग्वेज में मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो ये मेटाकॉग्निशन सुनने में तो बड़ा ही जटिल और कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही रिलेटेबल है, जिससे हम और आप बड़ी आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो मेटाकॉग्निशन का मतलब है अपने सोच के बारे में सोचना, अपने विचारों के बारे में सोचना। ये ऐसा है जैसा कि आप अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बाहर से ऑब्जर्व करके आप लर्न करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ एनालॉजीज दें, कुछ हम उदाहरण दें, तो आप ऐसा इमेजिन करें कि आपका ब्रेन एक कंप्यूटर है और आप सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि आपका कंप्यूटर चल कैसा रहा है। तो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ? क्या ये जो बातें मुझे कही जा रही हैं, क्या ये सही है? क्या ये सबसे सही तरीका है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? मैं क्यों फंस गया? क्या मैं इससे निकल सकता हूँ? तो दोस्तों, इस तरह के ख्याल हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करते भी हैं, और नहीं करते हैं तो हमें ये करना चाहिए कि जहां हम कोई थोड़ा तो डिस्टेंस बनाए थॉट से और फिर देखें कि क्या ये बात सही है, क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ। तो ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ये कहीं ना कहीं मेटाकॉग्निशन में आती है। और इसको समझने के लिए बहुत ही कॉमन से उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि जब कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है या हम भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम खुद से पूछते हैं कि क्या मुझे ये टॉपिक सही में समझ में आया, और या मैं इसे सिर्फ रट रहा हूँ। तो हो सकता है कि मुझे एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए मेरी आदत हो गई हो कि मैं रटता रहता हूँ चीज़ें, लेकिन एक बार शायद मैं ठहर के ये सोचूं कि क्या मुझे ये टॉपिक समझ में भी आ रहा है या मैं बस रटे जा रहा हूँ। और शायद तब मुझे ये एहसास हो कि मुझे ये टॉपिक पूरी तरह से समझ नहीं आया, तो इसे मैं फिर से समझता हूँ। जो इस टॉपिक को अच्छे से समझता है उसे समझने का प्रयास करता हूँ, तो वो डिसीजन के बाद हम शायद उस टॉपिक को सीख जाए। तो ये एक ऐसा मेथड है जो शायद हम में से बहुत लोगों ने अप्लाई किया होगा, और ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी ट्रेनिंग से हमने अप्लाई किया, ये स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आता है। कहीं ना कहीं हम ठहरते हैं और विचार करते हैं। यही बात किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी है। कई बार होता है कि अगर आप किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और कई बार मिस्टेक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ठहरते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या गड़बड़ हो रहा है। और यही बात आपके परफॉर्मेंस के साथ भी है कि आप जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, स्पोर्ट्स में हो या आपका काम हो, उसमें कहीं ना कहीं ठहर के सोचते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करेगी, ये करेगी नहीं करेगी। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, विचार के बारे में सोच के, ये सब मेटाकॉग्निशन में आता है। तो दोस्तों, ये जो नोशन है
विचारों को बाहर से देखने का, इसका नोशन तो ना कि सिर्फ हमें पुराणों में मिलता है, ना हमें भगवत गीता में मिलता है, ये मॉडर्न साइंस में भी ये नोशन कि विचारों को डिस्टेंस बनाकर देखना, उसमें पूरी तरह खोए नहीं रहना। तो ये बात भी यहाँ कहनी ज़रूरी है कि क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि न्यूरो साइंस बहुत ही नेसेंट साइंस है, अभी अब इस पे काम काफ़ी हो रहा है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी काम होना बाकी है। तो अभी भी शायद ऐसा कोई साइंस नहीं है जो ये कहे कि सारे थॉट एक ही हैं, लेकिन अगर हम डिस्टेंस बनाकर देखें और अगर हम अभी तक के अपने वार्तालाप को फॉलो कर रहे हैं तो हम ये देख पाएंगे कि सारे थॉट एक ही हैं। और जैसे हमने कनेक्शंस ड्रॉ किए हैं अपने वीडियोस के क्रम में, उससे भी ये काफ़ी हद तक स्पष्ट होगा कि सारे थॉट का ओरिजिन एक ही है और इसी थॉट ने ये इस कर्ता भाव या इस अहम को भी क्रिएट किया। तो हमें पूरा परसेप्शन होने के लिए और वो परसेप्शन, वो इंसाइट जो ये देख सके कि थॉट मैकेनिकल है, उसके लिए हमें एक संतुलन चाहिए। सबसे पहले एक संतुलन चाहिए, एक इक्विलिब्रियम चाहिए। जैसे कि भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेके मंदराचल पर्वत को एक आधार दिया, तभी तो चीज़ें निकल पाई। तो ये इंसाइट तभी आ पाएगी जब एक सॉलिड ग्राउंड हो, एक संतुलन हो और विचार को हम अलग से देखें, ब्रेन को हम अलग से देखें और उसकी पूर्णता में देखें। और शायद यही वजह है कि हम ये इंक्वायरीज लगातार किए जा रहे हैं। दोस्तों, जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को और आगे विश्लेषण करेंगे।